أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है। मैं आप सभी हाज़रीन को इस्लामिक तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ इन सारे अतिब्बा का जो इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में मसरूफ़ हैं, और मैं ख़ास शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर शकीब साहब का जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया ताकि कुछ बातें, कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। और मैं यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मेरे सामने काफ़ी मेरे असातिज़ा इकराम भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, मेरे जूनियर भी हैं। मैं सारे लोगों का जो है शुक्रगुज़ार करता हूँ कि जो है आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज मैं कुछ बातें इंशाअल्लाह आपके सामने जो है प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर यासर अरफात MD के साथ साथ दूसरे में काफ़ी क्वालिफ़िकेशंस मैंने किए हैं। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इलाज भी तदबीर जो है दूसरे नामों से बहुत ज़्यादा फेमस है बाहर, जिसको हमें समझना ज़रूरी है। आज जो मेरा जो मेन टॉपिक है वो है द रोल ऑफ रेजिमिनल थेरेपीज इन द मैनेजमेंट ऑफ पेन इन आर्थोन्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। भाई जो है हमारे रेजिमिनल थेरेपी इलाज भी तदबीर के ज़रिए से हम पेन को कैसा कम कर सकते हैं, ये हमारा एक असल जो है मौजू है जिस पे इंशाल्लाह बात करूँगा। क्योंकि इलाज भी तदबीर का जहाँ तक मसला होता है, अगर इसको समझना है तो थोड़ी सी बैक हिस्ट्री यूनानी की जो है जानना ज़रूरी है, जो कि मैं यहाँ पर आपको फिर से थोड़ा सा मैं तारीख़ से लेके जाता हूँ
कि हिस्ट्री ऑफ यूनानी से ये है कि भाई ग्रीस, यूनान किसको कहते हैं? ग्रीस मेडिसिन कहते हैं, ग्रीक मेडिसिन कहते हैं। फिर ये चलते हुए अरब आया और फिर अरब से फारस से होते हुए इंडिया आया। तो वहाँ पर जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स ऑलरेडी जो थे वो भी इससे जो है वो मिक्स हो गए। तो ग्रीस मेडिसिन, अरेबियन मेडिसिन और ऑलरेडी इंडियन मेडिसिन जो ऑलरेडी थे, क्योंकि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का असल मकसद ये है कि मुकामी दवाओं से, मुकामी जो हर्ब आपको अवेलेबल हैं उस हर्ब का इलाज आप करें। ह्यूमर्स, जाहिर से बात है बेसिक 3 चीज़ें हैं जो हमें समझना है, वो अखलात हैं। खून, बलगम, सफरा, सौदा। खून का कलर जाहिर से बात है लाल है, बलगम सफ़ेद, येलो बाइल जो है पीला है, येलो है, ब्लैक बाइल। एक्चुअली क्या है, एक चीज़ समझना है, कलर थेरेपी एक इलाज है जिसको आप ज़रूर पढ़ें। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कलर की कमी आपके बॉडी के अंदर आती है तो बीमारी आती है। मिसाल के तौर पर हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया, तो जाहिर सी बात है आप अगर लाल चीज़ें खाएंगे, जैसा अनार वगैरह खाएंगे तो हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ होता। तो एक कलर थेरेपी है। जब मैं ह्यूमर्स को पढ़ता हूँ तो मुझे कलर थेरेपी याद आता है, क्योंकि ह्यूमर्स का मसला ये है कि अगर ये 4 अखलात की गैर एतदाली की वजह से ही बीमारी आती है, कोई भी खिल्त की अप एंड डाउन की वजह से, अगर ये एतदाल पे आते हैं तो फिर जो है सेहत या बीमारी का जो भी दारामदार है। और दूसरा है एलिमेंट्स, जो आग, हवा, पानी, मिट्टी। अब ये 4 एलिमेंट्स के अलग अलग मिजाज हैं जो आपके मालूम है, गर्मो खुश, सर्दो तर, सर्दो खुश, गर्मो तर, जो भी है। ये आपको 3 चीज़ें आपको समझना बेहद ज़रूरी है अगर आपको रेजिमिनल थेरेपी समझना है। एक तो ये है कि अखलात आप समझोगे, सेकेंड आपको एलिमेंट समझना पड़ेगा, और तीसरा आपको समझना पड़ेगा मिजाज। ये 3 चीज़ें जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप ना यूनानी को समझ सकते हो, ना बाद में इलाज भी तदबीर को समझ सकते हो। अब जाहिर से बात, ये पूरी कायनात जो बनी है ये आग, हवा, पानी, मिट्टी से बनी है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि इंसान खुद जो बना है आग, हवा, पानी, मिट्टी। जैसे एक हांडी है, हांडी को आपने जो है भाई मिट्टी ले लिया, उसके अंदर पानी मिक्स किया, फिर उसको मतलब उसको आग से गर्म किया, फिर सुखाया। इन्हें 4 चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं एक चीज़ को बनने के लिए। तो इसके अंदर कोई गैर एतदाली आती है तो मर्ज या सेहत जो है पैदा होता है। अब मैं आपको आता हूँ द मोड ऑफ ट्रीटमेंट। यूनानी में तरीक़ा क्या है इलाज करने का? पहला तरीक़ा इलाज बिल ग़िज़ा। ग़िज़ा किसको बोलते हैं? इलाज बिल ग़िज़ा। देखो भाई, ये मत खाओ, इतना खाओ, ये दोनों मिक्स मत करके खाओ, अगर ज़्यादा खा रहे तो इसको कम कर दो, ये वक्त में इसको बोलते कंप्लीट डाइटोथेरेपी बोलते। समझ में आ रहा? ये खुद भी किसका है? हमारा है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का है डाइटोथेरेपी। भाई इलाज बिल ग़िज़ा, समझ में आ रहा? नंबर 2 इलाज बिल तदबीर। तदबीर किसको बोलते? जब एलोपैथिक डॉक्टर को पैरास्टामॉल देने के बाद बुखार कम भी नहीं होता तो डॉक्टर को फ़ोन करके पूछते डॉक्टर साहब क्या करना बोल के, तब उन्होंने क्या बोलते? देखो भाई, थोड़ा पानी में जो है थोड़ा कपड़ा भिगा के सर के ऊपर रखो ताकि बुखार कम हो जाता। यह है इलाज बिल तदबीर। यानी बुखार का जो मिजाज है वो गर्म और खुश्क है, और पानी का जो मिजाज है वो सर्दो तर है। तो हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक गर्म और खुश्क, सर्द तर मिलके बीमारी ठीक होती है। तो इलाज तदबीर मतलब उनके इल्म के बगैर भी वो फॉलो कर रहे हैं। तो इलाज भी तदबीर सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे बोलूँगा। उसके बाद इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं तदबीर के ज़रिए से। उसके बाद जो आता है इलाज भी दवा। कब? दवा बाद में, तीसरा टाइप है इलाज भी दवा, दवा के ज़रिए से। और यूनानी हकीम सबसे अच्छा उसको माना जाता है जो मुफर्रद दवाएं इस्तेमाल करे। मुरक्कब तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, पैसे कमाने के लिए, मगर मुफर्रद दवाओं से जो इलाज करता है इसको बेस्ट हकीम माना जाता है, जिसमें जितने कम जो है अदविया शामिल हो। और दवा, ये सारे जो है इलाज दवा के अंदर है। उसके बाद इलाज बिल सर्जरी। इलाज बिल यद सर्जरी अगर आप देखा जाए, अल ज़हरवी साहब जो हैं 1000 साल के पहले तकरीबन 200 इंस्ट्रूमेंट जो है सर्जरी के उन्होंने ईजाद की, उन्होंने मालूमात किए। तो 1000 साल के पहले तो फादर ऑफ सर्जरी कौन हुए? ये जो है अल ज़हरवी साहब। ये कौन थे? यही है बेसिक ऑफ यूनानी जो है डॉक्टर्स थे। अब मैं वापस आपको आता हूँ अब मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक फिर से एक मरतबा पढ़े, रोल ऑफ रेजिमिनल थेरेपीज इन द मैनेजमेंट ऑफ पेन। ओके, अब आर्थोन्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब रेजिमिनल थेरेपी करता क्या है ये चीज़ समझना ज़रूरी है। रेजिमिनल थेरेपीज स्पेशल टेक्निक्स, चाहे फिजिकल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी। किसको इम्प्रूव कर रहा है? बॉडी को। क्यों? टू रिमूव वेस्ट मटेरियल, टू रिमूव वेस्ट मटेरियल एंड इम्प्रूव द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। बेसिक कॉन्सेप्ट है साहब, रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल। ज़्यादा अगर हो रहा तो उसको खारिज करो और अपनी बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म को बढ़ाओ ताकि आपकी क़ुव्वत मनात अच्छी रहती तो आपको इन्फेक्शन अटैक ही नहीं करता। छींकते 100 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोगों को जो है उसका छींक का जो है इन्फेक्शन का असर होता। क्यों? क्योंकि क़ुव्वत मनावत
इसमें कम है, उसमें ज़्यादा है। तो इसको जो है कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन मेथड, यानी जहरीला असर को कम करने का एक तरीका, जिसको मुआलिजात खुसूसी कहते हैं। नेक्स्ट, इब्न सीना के मुताबिक तकरीबन मोर देन 36 हैं इलाज बिल तदबीर। फसद है, हिजामा है, इदरार बुल है, तारिक है, इसाल है, हमाम है, दलक है, कई है, ये सारी चीज़ें जो है मोर देन 36 हैं जो है इलाज बिल तदबीर, मगर ये इब्न सीना के मुताबिक हैं। मगर इससे भी हट के तकरीबन मोर देन 100 थेरापीज हैं, जो अगर आप यूनानी का चश्मा पहन के ब्रॉड माइंड से देखेंगे तो हर चीज हमारी नजर आएगी। हाइड्रोथेरापी हमारा है, मड थेरापी हमारा है, कलर थेरापी हमारा है, एक्यूप्रेशर हमारा है, सब हमारा है, सब यूनानी है। बट उसको देखने का विजन अगर आपको बदल जाएगा, व्हाट इज इलाज बिल तदबीर, आपको बाद में समझ में आएगा कि हमारे यूनानी मेडिसिन के अंदर वाकई कितने थेरापीज मौजूद हैं। इसके बाद रिजिमिनल थेरापीज पेन में आपको कैसा काम करता है, मैं आपको एक समझाता हूँ। इसमें से आपको 5-6 चीजें मैंने ली है पेन को कम करने के लिए। रिजिमिनल थेरापीज में कपिंग, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग ले सकते हैं, मसाज ले सकते हैं, फसद ले सकते हैं, वर्जिश ले सकते हैं, नुतूल ले सकते हैं, फर्मेंटेशन ले सकते हैं। इसमें होता क्या है, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, पेन कम होता है। कैसे होता है, फिर एक मरतबा एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिमिनल थेरापीज में आप आ रहा हूँ। रेजिमिनल थेरापीज आर एक्चुअली द स्पेशल टेक्निक्स विच इम्प्रूव द डिफेंसिव मैकेनिज्म एंड रिमूव द वेस्ट मटेरियल। हमारे पास क्या है साहब, अखलात रद्दिया। भाई गंदगी अगर अखलात की है तो इसको क्या करता, वो रिमूव करता। तो अब ये थेरापीज जो मैंने बताया आपको, जैसा कपिंग है, वो सारी चीज़ें, अब इस पे पेन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है यूनानी का, वो आपको समझाना चाहता हूँ। पेन के बारे में आप देखिए, खून बलगम सफरा सौदा, ओके, ये अखलात है। एक्यूट पेन, जो हाथ जिसको बोलते हैं एक्यूट पेन, वो किसके लिए होता मालूम, सफरा और दम। सफरा और दम की गैर एतदाली की वजह से पैदा होने वाला दर्द, ये शिद्दत का दर्द होता है, जिसको एक्यूट पेन कहते हैं। समझ में आया, नंबर 1। नंबर 2 कहते हैं क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन क्या है, ये बलगम और सौदा की गैर एतदाली की वजह से पैदा होने वाला। तो कभी भी जो क्रॉनिक पेन होगा जिसके अंदर बलगम और सौदा की गैर एतदाली रहेगी। अब एज पर द गैलन, जालिनूस साहब जो है बोले हैं, क्या अगर पेन अगर होना है तो कहीं ना कहीं आपको इंजुरी ज़रूरी है। टिश्यू जब तक जो है डैमेज नहीं होते तब तक क्या नहीं होता, दर्द नहीं होता। एज पर द जालिनूस जो है इंजुरी ओनली काज द पेन। समझ में आया। दूसरी बात, शेख बूल सीना के मुताबिक क्या है, चेंज इन द टेम्परामेंट ऑफ ऑर्गन। अगर कोई भी ऑर्गन का मिजाज के अंदर गैर एतदाली पैदा होती है, चाहे उसके अंदर इंजुरी हो, टिश्यू डैमेज हो या ना हो, तो वहां पर क्या होता है, पेन होता है। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब पेट में दुखता है, इंजुरी थोड़ी ना हुई, मार थोड़ी ना पड़ा, वहां पर क्या हुआ, ज्यादा खाने की वजह से क्या हो गया, वहां पर क्या जो मिजाज है उसकी गैर एतदाली हो गई। तो टेम्परमेंट, मिजाज को समझना जरूरी है, अखलाक को समझना जरूरी है, तब जाके हम आपको जो है एक्चुअल प्रॉब्लम समझ सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पर 3 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पेन होता है। 3 चीज़ें हैं, जैसे आप माशाल्लाह डॉक्टर साहब चले गए, उनका लेक्चर के अंदर काफ़ी आप सुने होंगे, स्टैग्नेशन की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से एन्यूरिज्म होता है या स्ट्रोक होता है। आपको समझ में आ रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कंजेशन, स्टैग्नेशन, ब्लॉकेज, 3 वजह होती है जिसकी वजह से पेन होता है। एक होता है कंजेशन, इम्तला हो जाना, स्टैग्नेशन बहती हुई चीज़ का रुक जाना, ब्लॉकेज सुद्धा पड़ जाना। ये 3 वजह से जो है क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है। दर्द क्या है, एक सिम्टम है। और जब दर्द होगा, सेकेंड जो अमल होता है वहां पर रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स की कमी। वहां पर क्या होता है, समझो कि किसी को हार्ट अटैक आया तो सब क्या होता है, चेस्ट पेन होता है और वहीं पर वो चल नहीं सकता, भाग नहीं सकता, क्या हो सकता, वहीं पर रुक जाता है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स। या किसी को सर्विकल स्पॉन्डिलिसिस है, गर्दन में दर्द है, तो क्या होता, तो उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स बढ़ जाते। फ्रोजन शोल्डर है, पेन के बाद क्या होता, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स हो जाते। और क्या होता है, वहां पर स्टिफनेस आ जाती। समझो कि आपके पास जब पेशेंट आता है, पेन लेके आता है, क्या लेके आता है, दर्द लेके आता है। बट आजकल के जो पेशेंट है विद एमआरआई आते हैं, है ना, दर्द के साथ में एमआरआई रिपोर्ट भी लेके आते हैं, हकीम साहब फाइनल आप हैं, आपके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो अब जाहिर से बात है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एग्जाम्पल समझाने के लिए इसलिए दे रहा हूं कि आपके पास पेशेंट आया विथ लंबार स्पॉन्डिलोसिस, या कोई भी एमआरआई लेके आपके पास आया, चाहे वो सर्विकल का हो या लंबार हो, उसमें क्या क्या हो सकता बताओ एमआरआई देखने के बाद। एक हो सकता कि भाई डीजनरेशन हो सकता, डिस्क का
डीजनरेशन हो सकता, या वहाँ पर बल्जिंग हो सकती, या वहाँ पर हेरिनेशन हो सकता, या वहाँ पर थिकनिंग डिस्क हो सकता, या डिस्क डीजनरेशन विद ऑस्टियोफाइस फॉर्मेशन हो सकता, या वहाँ पर फॉर्मेशन मतलब वहाँ पर फ्रैक्चर हो सकता, कुछ भी हो सकता एमआरआई के अंदर। बट पेशेंट को क्या तकलीफ होती? मिसाल के तौर पर अगर L4 और L5 के अंदर जो कि कॉमन है, वहाँ पर 5 में से कोई चीज़ हो गई, मतलब डिस्क थिकनिंग हो गई, हेर्निएशन हो गया, बल्ज हो गया, तो वहाँ पर एक रग है, हड्डियाँ रगों को नुकसान पहुँचाती हैं। समझ में आ रहा भाई? प्रॉब्लम आया हड्डियों में, जब हड्डियाँ कंप्रेस हुई, डिस्क में प्रॉब्लम आया, तो वो किसको कंप्रेस कर रही? वो कंप्रेस कर रहे रगों को। समझ में आ रहा? जब रग कंप्रेस हो रहा, मिसाल के तौर पर शियाटिका को अर्कुनिसा कहते हैं, है ना? अब शियाटिका में क्या होगा? 3 चीजें होंगी वहां पर, यानी 5 चीजों की वजह से, चाहे वो कुछ भी हो, लंबार L4 L5 के अंदर बल्जिंग हो, डिस्क प्रोलैप्स कुछ भी हो, वहां पर जो मुतासिर होता है, जो रगे हैं जिसको शियाटिका बोलते हैं, वो शियाटिका जो मुतासिर होती है, तो 3 चीजें होती हैं। नंबर 1, वहां पर दर्द होगा। नंबर 2, वहां पर नमनस होगी, वहां पर सुनपन। पेशेंट आके बोलता, डॉक्टर साहब पूरा सुन हो गया डॉक्टर साहब, ऊपर से लेके नीचे तक बोलता। तो एक तो पेन, दूसरा नमनस, और तीसरा होता है रेस्पिरेशन मूवमेंट्स। अच्छा, उसके बाद क्या है कि चलो अब मैं आपको आता हूं कपिंग की तरफ। चलो कपिंग या कोई भी ले लो बाबा, कपिंग ले लो, या आप जो है कुछ भी फर्मेंटेशन ले लो, कुछ भी ले लो, मैं आपको समझाने के लिए कि होता क्या है वहां पर, वो मैं आपको बताता हूं। हाउ रेजिमेंट्स ऑफिस वर्क मैं आपको आगे बताता हूं। मैं आपको बोला कि जैसे आप कप लगाते हो, या वहाँ पर फर्मेंटेशन लगाते हो, या कोई भी गर्म तेल लगाते हो, या कुछ भी करते हो, तो वहाँ का जो है एक तो स्टैग्नेशन अगर रहेगा, तो वहाँ पर स्टिमुलेशन देने की वजह से वहाँ का स्टैग्नेशन, जिसको मैं बोला, वो जो रुका हुई चीज़ वो निकल सकता है। प्रेशर की वजह से ब्लॉकेज रिलीज, इस्तफराग की वजह से कंजेशन रिलीज। तो पेन क्या होगा? रिलीज होगा, मूवमेंट जो है वो इंप्रूव हो जाएंगी, स्टिफनेस चले जाएगी। और अभी मिसाल के तौर पर आप कोई भी उठा लो रेजिमिनल थेरेपी के अंदर, वहां पे आपको इफेक्ट जो होता है वो है मॉर्फिन इफेक्ट कहते हैं। ये मॉर्फिन इफेक्ट क्या है, नेट पे डाल के देखो, आपको और डिटेल से मिल जाएगा। अभी कैसे काम करता है वो सब ठीक है सब, बट कैसे काम करता है, समझो कि आपने कप लगाया, चाहे उसके अंदर आप कप लगा के नेगेटिव प्रेशर दिए, या आप दलक करके जो है पॉजिटिव प्रेशर दिए, वहां पर क्या होता है, जैसे आपने कप लगाए तो वहां पर एक तहरीक पैदा होती है, इसको कहते हैं स्टिमुलेशन, तहरीक पैदा होना। और जहां पर भी तहरीक होती है वहां पर एक मस्कुलर हीट पैदा होता है। टैट देखिए, ओके, स्टिमुलेशन, एक तो आपको जो है नेगेटिव प्रेशर लिया और वहां पर जो है स्टिमुलेशन हुआ और वहां पर मस्कुलर हीट पैदा हुआ, और जहां पर भी हीट पैदा होगा वहां पर एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स होंगे, और वहां का जो मवाद है वो तहलील होगा, और जैसे ही मवाद जो है जमा है, जो तहलील होगा, जो मवाद फासिदा, तो वहां का पेन भी रिलीफ होगा और मूवमेंट इंक्रीज होंगे। देखिए एलोपैथिक में क्या है, बेहतरीन दवा है, जैसे ही खाते हैं पेन कम हो जाता है, मगर मूवमेंट नहीं बढ़ते। हमारे यूनानी थेरेपी के अंदर क्या है, आप पेन भी रिलीफ करते हो और साथ ही साथ क्या है, उसके मूवमेंट्स भी बढ़ाते हो। अभी मैं आपको साइंटिफिक लेवल पे होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। मोड ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करता है, जब हम कपिंग करते हैं या हिजामा करते हैं या कोई भी करते हैं, एक्यूपेंचर करते हैं, पेशेंट को कैसा रिलीज होता है। ये कुछ चीजें साइंटिफिक हैं जिसको पेन गेट थियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेन गेट थियरी। पेन गेट थियरी में क्या है, दिस थियरी, देखो मैं आपको समझा देता हूं कि एक जो है दिमाग को जो है एक चैनल के जरिए से मैसेज पहुंच रहा है कि यहाँ पर तकलीफ है और यहाँ से आपको दर्द का एहसास हो रहा है। तो जैसे आपने कप बिठाया तो आप वहाँ पर एक आर्टिफिशियल पेन जो है प्रोड्यूस करते हो, जो एक्चुअल जो पेन को इंटरफियर करके वो पेन को क्या बोलता है, क्रॉस करने की वजह से दो पेन एक चैनल के थ्रू ब्रेन को नहीं जाते, जिसको कहते हैं पेन गेट थियरी। और इसके बाद ये जो स्लाइड्स है मैं यहाँ पर रख के जाऊँगा, जो लोग जो है इंटरेस्टेड हैं बाद में इसको लेके आप आराम से पढ़ लो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, इस वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और एक है प्रोस्टाग्लैंडिन थियरी। प्रोस्टाग्लैंडिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ इन्फ्लामेशन इन आवर बॉडी एंड दे ट्रांसमिट पेन सिग्नल्स टू द ब्रेन। भाई पेन तो हो रहा, बट पेन जो है जो महसूस करा रहा वो कौन है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से पेन का एहसास तुम्हारे दिमाग में हो रहा। तो अब जाहिर सी बात है जब वेट कपिंग करते हैं पर्टिकुलरली एक एरिया में, बाय डूइंग वेट कपिंग थेरेपी वी टेक द प्रोडक्ट आउट फ्रॉम द बॉडी दैट किल्स द पेन। वो क्या होता है, जैसे ही हम जो है वेट कपिंग करके खून को निकालते, गंदगी निकालते, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, गैसेस वगैरह, वो भी खारिज होते, गंदगी खारिज होती, तो उससे जो है पेन जो है कम हो जाता। इससे बढ़ के जो है एंडोर्फिन एंड एन्सिफिलिन प्रोडक्शन थियरी बोल के है।
The natural components release our body and these components are called endogenous pleasure substance which reduce the pain. And इसमें क्या होता, जैसे हम मसाज वगैरह करते हैं, कोई भी एक बंदे को लाके मसाज करे तो क्या होता, मज़ा मिलता है भाई, थोड़ा सा जो है बॉडी वगैरह पेन कम हो जाता, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नेचुरली बॉडी के अंदर दो जो है हार्मोन जो है प्रोड्यूस होते हैं, ये इंडोर्फिन्स और एंसिफिलिन, ये प्रोड्यूसन होने से जो है बॉडी के अंदर पेन जो है वो कम हो जाता। इसी तरह से इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। देखो कोई भी बीमारी हो, चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे इस्केमिक हार्ट डिसीज हो, चाहे वो हाइड्रोनेफ्रोस, कोई भी एक बीमारी उठा लो आप जो कि ब्लड से रिलेटेड हो, स्ट्रोक ही ले लो, समझ में आ रहा, या जो इस्केमिक हार्ट डिसीज ले लो, प्रॉब्लम क्या है मालूम, या नेक्रोसिस ले लो, गैंग्रीन ले लो, प्रॉब्लम क्या आता है, खून का सर्कुलेशन कम होना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, खून वहां तक नहीं पहुंच रहा, या जितनी मकदार में खून वहां पर पहुंचना है नहीं पहुंच पा रहा, तो कपिंग के जरिए से या जो है दूसरे मसाज के जरिए से हम क्या कर रहे हैं, वहां पर जो है खून को पहुंचा रहे हैं। जाहिर सी बात है, खून ही जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है, जब खून को हम पहुंचाएंगे साथ ही साथ जो है ऑक्सीजन भी उस तक पहुंच जाता। इस्केमिक हार्ट डिसीज या स्ट्रोक क्यों होता है, एन्यूरिज्म क्यों होता है, वहां पर प्रॉब्लम है कि वहां पर खून नहीं पहुंच रहा और सही वक्त पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। तो मेन मकसद कपिंग के जरिए से या दूसरे थेरेपीज के जरिए से वहां का सर्कुलेशन बढ़ाना। इससे हटके नाइट्रिक ऑक्साइड थियरी है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, दिस सब्सटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस रिलीज इन द बॉडी फ्रॉम एनी ट्रॉमा एंड रिलीज एंड आल्सो ड्यूरिंग एंड आफ्टर कपिंग थेरेपी द फंक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो सिर्फ जो है हम हिजामा करके खून नहीं आया तो रोते बैठते, मुझे फ़ोन करते, डॉक्टर यासर हमने हजामा करी डॉक्टर साहब, बट कैबिश नहीं हुआ, खूनिश नहीं निकला उससे, और कितना छुपाना बोल के। तो पहले आप समझो कि हमारा मकसद खून निकालना नहीं होता हिजामा से, हिजामा एक थेरेपी होता है, उसके ज़रिए से अगर करेंगे ना तो बहुत से खून निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, कम निकलेंगे, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, उसका फ़ायदा अपनी जगह पे होता। उसका जो है नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, एक एग्जांपल है, ये एक गैस है जो कि अंदर फॉर्म होती है जब हिजामा करते, और जब ये फॉर्म होती तो इसका फ़ायदा क्या होता मालूम, वैसोडाइलेशन, क्योंकि खून के रगों के अंदर जो है वो वैसोडाइलेशन का काम करता और उसके बाद खून का जो है सर्कुलेशन उस जगह को बढ़ा देता। इसी तरह से मसल्स को जो है रिलैक्स करता, स्पाज़म को दूर करता और जो है स्ट्रोक वगैरह होने से बचाता। यानी स्ट्रोक होने के बाद हिजामा करने से बेहतर, वेट कपिंग करने से बेहतर, अगर कोई पेशेंट जो है वेट कपिंग प्रिवेंशन में करें तो जाहिर से बात है उसको स्ट्रोक होने की इंशाल्लाह चांसेस ही कम होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और असल में मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, मेरे टाइम ख़त्म हो गया, उन्होंने बोलने से पहले मैं चले जाता हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं आपको 2 मिनट के साथ बताता हूँ। हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिए है ना, तो असल में देखिए आज से 600-700 साल के पहले अगर आप देखेंगे वो किताबों के अंदर मुखविया आसाब का इलाज है। आज भी जो है निज़ामिया जो है, निज़ामिया कॉलेज के अंदर पैरालिसिस का अच्छा इलाज होता। हमारे पास यहाँ पर एक सेंटर जो है वो इलाज पे तदबीर का लेके, उनके कई यूनानी के अंदर इलाज पैरालिसिस का, हिमिप्लेजिया का आसानी से इलाज होता नहीं होता, मगर वो टेक्निक्स उनको नहीं मालूम एन्यूरिज्म कैसा होता, मगर फिर भी बेहतरीन दवाएं दिए हैं। तो करने का काम क्या है कि हमारे सिस्टम पे हमें बिलीव रहना, समझ में आ रहा, सिर्फ इंग्लिश में बात करने पे डर जाना नहीं, अरे बाप रे क्या इंग्लिश में आके बात करे, क्या भी नहीं समझ में आया, क्या पे बात करे, क्या की बात करे इंग्लिश में, क्या समझ में आया, क्या भी समझ में नहीं आया, बहुत अच्छा बात करे साहब। तो ये छोड़ के जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है बेहतरीन फसी उर्दू में बात कर सकता हूँ, मगर क्योंकि यहाँ पर पूरा हैदराबादी माहौल है तो हैदराबादी में ज़्यादा जो है बिरयानी भी अंदर जाती है और दिमाग में मैसेज भी अंदर पहुँचता, तो ये मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो फाइनली ये है कि इलाज, ऐसे बहुत सी थियरीज हैं, तय्यबा थियरी वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। मकसद ये है कि हमारे रेजिमिनल थेरेपी के ज़रिए से हम जो है सिर्फ पेन को कम नहीं कर सकते बल्कि मूवमेंट्स को भी आप इंक्रीज़ कर सकते। ज़रूरत इस बात की है कि हम सिर्फ पास होने के लिए ना पढ़ें, ये जो अखलाक का कॉन्सेप्ट है, टेम्परमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये जो मिजाज का जो है समझने के, मैं BMS पढ़ के MD पढ़ के दूसरे थेरेपिस्ट करने के बाद अब बात मुझे समझ में आ रही है अखलाक का जो है क्या रोल है इस बोल के। तो इंशाल्लाह आपको पढ़ने वक्त में आप उम्र तबिया को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन दे के पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आगे जो है आपको रास्ते हमवार हो जाएंगी। मैं फिर से एक मरतबा सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और मुझे मौका दिया यहाँ पर आपके सामने कुछ बातें कहने की। वाखिर तवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Big round of applause. Thank you. आप इधर पलटा के आइए, सर मैम आइए, इधर आइए।
Thank you very much. Please put your hands together for the book release of Doctrine of Unani Orthopedics by none other than Hakim Ghulam Mohiuddin Sahib, a first textbook on fracture and dislocation of bone and bone diseases in Unani system of medicine.